नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी प्रारब्ध, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रात 9 बजे ग्वालियर से फ़ोन आया। सरजू काका नहीं रहे। सुनकर उसे हैरानी तो नहीं हुई, पर दुख अवश्य हुआ, क्योंकि वे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उधर से उनका छोटा बेटा बोल रहा था, सुबह 10-11 बजे तक ले जाएंगे। सुधा जीजी के साथ आप भी आ जाएं तो अंतिम दर्शन कर लेंगे। न जाने का प्रश्न ही नहीं था। भास्कर ने तुरंत बैग में 2-4 कपड़े रखने को कहा और स्वयं नेट खोलकर टिकट की व्यवस्था में लग गए। जाहिर था सुधा को रुकना होगा, पर भास्कर लौट आएंगे। सुधा भारी मन से जाने की तैयारी करने लगी। वैसे तो मायके जाने की बात से लड़कियों में जो उत्साह होता है वो कहीं नहीं था। काका से उसका जो आत्मीय लगाव था, उनके अंतिम दर्शन की सोच कर ही कलेजा बैठा जा रहा था। सुधा का बचपन काका की छत्रछाया में ही गुजरा था। पिताजी उसे 8 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर चल बसे थे। तब संयुक्त परिवारों में पता ही नहीं चलता था कि कौन अपना है कौन पराया। सभी के साथ एक सा व्यवहार किया जाता था। काका घर के मुखिया थे। उनकी इजाज़त के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। सुधा की हर फरमाइश पूरी करना काका की प्राथमिकता में शामिल था। ट्रेन समय पर आ गई। रात का वक्त था, इसलिए भास्कर ने बर्थ पर बिस्तर बिछा दिए। लेटने की देर नहीं कि उनकी नाक बजने लगी। लेट तो सुधा भी गई, पर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जहाँ यादों के भंवर छाए हों, वहाँ कोई कैसे सो सकता है। छोटे चाचा का निधन भी बहुत कम उम्र में हो गया था। उनका बाल विवाह हुआ था। जब विवाह हुआ वे मात्र 13 वर्ष के थे। उनकी पत्नी 9 साल की। कोना भी नहीं हुआ था कि सांप के काटने से चाचा की मृत्यु हो गई। सुधा जब कुछ समझने लायक हुई, तब ये सारी बातें दादी के मुख से सुनी थी। बाबा ने चाची का गौना कराने से स्पष्ट इनकार कर दिया। कारण वही कि इस अभागन की अब इस घर में कोई जगह नहीं है। पर काका पढ़े लिखे थे। वो अड़ गए कि इस पूरी घटना से बहू का क्या सरोकार, वो दोषी कैसे हो सकती है। एक तो बाल विवाह कर आपने गलती की, दूसरी गलती फिर करने जा रहे हैं। वहाँ रहकर ज़िंदगी भर ताने सुन सुनकर उस बेचारी का जीवन दूभर हो जाएगा। जिद करके काका ही विदा कराकर लाए थे। उस वक्त गंगा चाची की उम्र 12 वर्ष की थी। अल्हड़ अवस्था, खेलने खाने की उम्र। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका बकाया जीवन मात्र बंदिशों में गुजरना है। हम जोलियों के साथ खेलना चाहती, बाबा से डांट पड़ जाती। कभी घूंघट उघड़ जाता तो दादी के कटु वचन सुनने पड़ते। परिवार में काका ही ऐसे थे जो उनके साथ सहानुभूति रखते थे। गंगा चाची का आगमन घर में औरतों ने उत्साह से नहीं लिया था। सफ़ेद लिबास में, घूंघट में लिपटी जिस लड़की ने घर में प्रवेश किया था, वही गंगा चाची थीं। घर में किसी ने कभी सम्मान के काबिल नहीं समझा। स्थिति की गंभीरता को समझने की उम्र नहीं थी, पर नियति ने बहुत जल्दी उन्हें परिपक्व बना दिया। दुर्भाग्य तो साथ लेकर आई ही थी। अपने प्रारब्ध को सहजता से स्वीकार भी कर लिया। सजने संवरने की उम्र में गंगा चाची जोगन का बाना बनाए वैधव्य ओढ़े रहती। रंगों से जब नाता जोड़ने की उम्र आई, विधाता ने उनकी जिंदगी को ही बेरंग कर दिया। उनके चारों ओर बस एक सघन अंधकार था। चुपचाप घर के कामों में लगी रहती। दादी का अनुशासन, जेठानियों का रौब सहते सहते ही बाल अवस्था से यौवनावस्था में कदम रखे थे। मुंह अंधेरे उठकर घर भर के लिए आटा पीसना, घर की झाड़ू बुहारी, कुएं से पानी भरना, मट्ठा बिलोना, जूठे बर्तनों का अंबार उनकी बाट जोहते रहते। बिना कोई उफ किए सुबह से लेकर रात तक वे अपने आप को घर के कामों में झोंके रहती। घर की सारी औरतों के पास अनेक बहाने थे। किसी का बच्चा छोटा तो किसी का बीमार, कोई सौरी में होती, कोई बुखार दर्द से परेशान रहती। कहने का मतलब ये कि एक गंगा चाची ही ऐसी थी जिसके पास ना कोई कारण था काम से बचने का और ना कोई बहाना। गाड़ी के हिचकोलों के बीच सोचते सोचते न जाने कब रात बीत गई। सुधा को पता ही नहीं चला। ग्वालियर आ गया था। ऑटो रिक्शा से वो दोनों घर पहुंच गए। घर पर मातम का माहौल तो था ही, पर काफ़ी रिश्तेदारों के जुड़ने से गहमा गहमी का वातावरण बना हुआ था। अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी थी। शायद कुछ और लोग भी आने वाले थे। सुधा चुपचाप ताऊ जी के सिरहाने जाकर बैठ गई। उनका चेहरा दिव्य ज्योति से आलोकित, बिल्कुल शांत लग रहा था। नेत्र बंद थे, पर सुधा को लग रहा था अभी नींद से जाकर पूछेंगे, अरे सुधा तू कब आई? दामाद जी बच्चे भी आए हैं ना? पर यह तो उसका भ्रम था।
उनकी वाणी अब कभी सुनने को नहीं मिलेगी। यही सोचते सोचते अश्रुधार बंध गई। घर से स्नेह का धागा ताऊ जी की वजह से ही जुड़ा हुआ था। बाकी सदस्य हैं, पर अब वो बात कहाँ। उसकी निगाह एक बारगी गंगा चाची पर ठहर गई। चेहरे पर घूंघट था, पर हिलती देह को लग रहा था अंदर कोई तूफान चल रहा है। औरतों से पूरा कमरा भरा हुआ था। बाहर मर्दों की भीड़ थी। अक्सर जैसा होता है, कुछ ही देर में औरतों के ग्रुप बन गए। बातचीत के धीमे धीमे स्वर निस्तब्धता को भंग करने लगे। अचानक सुधा के कानों में एक स्वर टकराया। बेचारी गंगा दूसरी बार विधवा हो गई। साथ ही हंसी के खिलखिलाते स्वर। सुधा का सर्वांग कांप उठा। ऐसे मौक़ों पर भी इस प्रकार की बातें। सुधा को अपनी ओर देखते वो महिला सकपका गई और निगाह फेर ली। सुधा के हृदय में काका जिस उच्चासन पर विराजमान थे, वहाँ से कोई उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता था। गंगा चाची उनके छोटे भाई की विधवा थी, जिसके लिए उनके मन में अपार सहानुभूति थी। वही संवेदना कब गंगा चाची के मन में प्रेम का अंकुर बन फूट पड़ी, वे बेचारी भी नहीं समझ पाई। उनके जीवन में आने वाले वही प्रथम पुरुष थे। काकी के साथ साथ घर की अन्य औरतें भी उन्हें प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थीं। तब काका ही उनकी ढाल बन खड़े हो जाते थे। निराधार लता को सहारे की जरूरत पड़ती ही है। ऐसे में गंगा चाची को काका के अतिरिक्त किसका सहारा था। प्रेम के लिए व्याकुल तन मन कब तक बंदिशों को मानता। युवा होता शरीर, उठती उमंगें, इच्छाएं कब तक दबी रह सकती थीं। ममता का सागर जब तूफान की तरह उठता तो काका के बच्चे नजर आते, अपनी सारी ममता न्यौछावर कर देती। काकी से ये सब देखा नहीं गया। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ स्नेह सरिता मिली वहीं रच बस जाते हैं। एक दिन क्रोध में आकर जमुना जी में जल समाधि लगा ली। छोटा बेटा 6 मास का था। गंगा चाची ने उस मासूम को अपने आंचल में समेट लिया। घर की बदनामी ना हो इसलिए बात को किसी तरह दबा दिया गया, पर इस तरह की बातें बिना पंख ऊंची उड़ान भरती हैं। जितने मुंह उतनी बातें। इन भावनात्मक क्षणों में काका को सहारा देने वाली भी गंगा चाची ही थी। धीरे धीरे परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। पीठ पीछे आलोचना भी होती थी, पर समृद्ध को ने दोष गुसाई। काका के तीनों बच्चों ने चाची को ही अपनी माँ स्वीकार कर लिया था। पहले काका के समस्त कार्य जिम्मेदारी समझकर करती थी, अब उसमें समर्पण भाव भी आ मिला था। देवर होता तो ये रिश्ता समाज को मान्य होता, पर काका जेठ थे। समाज को रिश्ता स्वीकृत नहीं हो सकता था, पर कभी कभी हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि मनुष्य कठपुतली बनकर रह जाता है। परिवार की मौन स्वीकृति के पीछे भी शायद यही कारण था। बड़ी होने पर भी सुधा भी इन रिश्तों को समझ पाई थी। उसे भी गलत नहीं लगा था, क्योंकि बाल विधवा होने में कसूर उनका नहीं था। क्या उन्हें जीवन जीने का हक नहीं था? फिर वो पूरी जिंदगी विधवा जीवन जीने को कैसे अभिशप्त हो सकती थी? काका से जो सहारा मिला था, उसे उन्होंने अपना प्रारब्ध स्वीकार लिया था। आज वही काका चिर निद्रा में है। यह सच है कि गंगा चाची एक बार फिर बेसहारा हो गई हैं। अब तो काका के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। काका की मृत्यु के बाद चाची को वही सम्मान मिल पाएगा जो काका के सामने मिलता था। सुधा सोच में डूबी है। उनकी अपनी संतान नहीं है। पूरी ज़िंदगी इन्हीं बच्चों को अपना समझती रही हैं। नियति भी कैसे कैसे खेल दिखाती है। रस्में भी निपट गई हैं, कुछ जा चुके हैं, पर सुधा 13वीं करके जाएगी। गंगा चाची पहले की तरह मौन रहकर घर के कामों में लगी हैं। शायद व्यस्त रहकर दुखों को झेलने की हिम्मत जुटा रही हैं। सुधा पूछना चाहती है, पर दोनों का उम्र का फासला उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता है। एकांत मिलते हुए दीपक से पूछ बैठती है, दीपक एक बात पूछना चाहती हूँ। बात पूरी होने से पहले दीपक बोल उठता है, मैं जानता हूँ आप गंगा चाची के विषय में बात करना चाहती हैं, पर जीजी आप निश्चिंत रहें, वो मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। कोई कुछ भी कहता रहे, पर माँ के रूप में मैं बस उन्हीं को जानता हूँ। मेरे हृदय के सिंहासन से कोई उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। दीपक के उत्तर से सुधा को लगा जैसे पूरे जीवन की तपस्या का फल गंगा चाची की झोली में आ गिरा हो। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी प्रारब्ध। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपसे अनुरोध है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।